Hello students, in today's lecture we are going to learn 6th standard history lesson number 4 the Vedic civilization। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक कर चुके थे, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर कर लिया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप पहले वो वीडियो देख लेना, फिर आप इसे देखना। यहाँ से हमें करना था पार्ट 2, हमने यहाँ तक देख लिया था। जो उनका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था वो सब हमने देख लिया था। तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। तो वैदिक सिविलाइजेशन जो लोग थे उनका एग्रीकल्चर, जो खेती वो किस तरीके से करते थे, और उनका एनिमल हस्बेंड्री, कौन कौन से एनिमल वो उनके मतलब डोमेस्टिक एनिमल से कौन कौन एनिमल वो यूज़ में लाते थे, उनका इकोनॉमिक सोशल लाइफ कैसा था, वो सब हम देखेंगे। सो एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में जो एग्रीकल्चर, खेती करना ही मेन मुख्य व्यवसाय था, मुख्य मेन ऑक्यूपेशन क्या था, तो एग्रीकल्चर। मेन ऑक्सन वर योग टुगेदर टू प्लो द फील्ड। तो बहुत सारे ऑक्स मतलब जो होते थे बैल, वो एक साथ क्या करते थे, वो खेतों को जोतते थे ग्रुप में, ठीक है। इतना ज़्यादा खेती करते थे वो लोग। द प्लो हैड आयरन प्लो शेयर्स। प्लो शेयर्स मीन्स क्या होता है कि जैसे हल कैसा होता है, इस तरीके से हल होता है ना, ऐसे। तो ये जो होता था ये आयरन का होता था, लोहे का। अभी भी कैसा होता है, लोहे का ही होता है। तो वो लोग ये तभी वो लोग यूज़ करते थे, और ये क्या लकड़ी होता था ऐसे, ठीक है। तो इससे वो खेत जोतते हैं। तो ये क्या होता था, उनका आयरन का होता था। द अथर्ववेद considers insect pest and other animals that destroy crops and suggests certain remedies। तो जो अथर्ववेद में ये चीज़ें दी गई हैं, किस तरीके से कीड़े मकोड़ों से, इंसेक्ट एंड पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़े जो होते हैं जो क्रॉप्स को खा जाते हैं, नुकसान करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, और वो एनिमल्स जो ऐसे होते हैं कि जो फसलों को नुकसान कर देते हैं, जैसे कि चूहा हो गया, ठीक है, ये सारे तो वो लोग खा जाते हैं, उसे नुकसान करते हैं। तो उसके लिए रेमेडीज, सोल्यूशन दिया गया है अथर्ववेद में, क्या क्या उपाय करने चाहिए, सोल्यूशन करना चाहिए। काउ डंग वॉज यूज्ड एज मैन्योर। तो जो काउ डंग, जो गोबर होता था, उसे क्या यूज़ करते थे, मैन्योर के रूप में यूज़ करते थे। अभी भी हम देखते हैं लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक खेती करो, ऑर्गेनिक खेती। तो ऑर्गेनिक खेती में क्या है, यही सब काउ डंग और जो बीज रहता है, वेस्टेज मटेरियल, उसको यहाँ पे यूज़ करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हेल्दी रहता है, जो भी क्रॉप्स होती है वो हेल्दी रहता है, हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं होता है। पेस्टिसाइड क्या होता है, केमिकल्स होता है, तो वो सब नुकसानदेह होता है। तो गोबर बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइज़र है, खाद है फसल के लिए, तो उस टाइम पे वो लोग यूज़ करते थे। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, काउज एंड डॉग्स हैड स्पेशल इंपॉर्टेंस। तो ये तीनों ये जो हैं यहाँ पे, हॉर्सेस, काउज, डॉग्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते थे वैदिक सिविलाइजेशन में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थे उन लोगों के लिए, ठीक है। उनका इंपॉर्टेंस बहुत ही था उनकी लाइफ में। काउज वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज। तो काउज तो एक्सचेंज के लिए भी यूज़ करते थे, ठीक है। जैसे शादी वादी में भी गाय दे देते थे, और अगर किसी के पास ये पर्सन है, इसको गेहूँ चाहिए और इसके पास गाय है, ठीक है, इसे सपोज़ इस पर्सन को गेहूँ चाहिए, तो और इसके पास गेहूँ है इसके पास, तो ये क्या करेगा, इसके पास गाय है तो गाय दे देगा और गेहूँ ये ले लेगा। इस तरीके से एक्सचेंज होती थी। बहुत कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस था, बहुत कीमती था, प्रेशस था गाय उस टाइम पे। दैट इज़ वाई काउ वर हाईली प्राइज्ड। इसलिए गाय की जो कीमत थी बहुत ज़्यादा थी, हाई थी। पीपल टुक स्पेशल केयर टू इंश्योर दैट देयर काउज वुड नॉट बी स्टोलन। तो बहुत ही देखभाल करते थे, बहुत ही केयर से रखते थे ताकि वो चोरी ना हो जाए, इतना ज़्यादा प्रेशस थी उन लोगों के लिए। द हॉर्स वॉज वैल्यूड बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड। और हॉर्स क्यों इतना वैल्यूएबल था, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी, वो इतना काम का था इसके लिए, ठीक है। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, वो युद्ध वगैरह में भी बहुत काम आता था शुरू से ही, और कुछ अगर किसी को आना जाना होता था तो उसे यूज़ करते थे, ठीक है। द वैदिक पीपल वर स्किल्ड इन टाइमिंग द हॉर्सेस एंड हार्नेसिंग देम टू द चैरियट्स। तो क्या यूज़ करते थे उस टाइम के लोग, वो स्किल्ड थे। टाइमिंग मीन्स क्या होता है, टाइमिंग मीन्स होता है कि पालतू बनाने के लिए वो हॉर्स को पालतू बना लेते थे, और हार्नेसिंग, और क्या करते थे, चैरियट्स मीन्स कि जो रथ के काम के लिए वो उसे करते थे, रथ के काम में लाते थे, तो ठीक है। हार्नेसिंग मीन्स होता है कि काम में लाना, ठीक है। चैरियट्स मीन्स होता है रथ। रथ हमें पता है, देखिए यहाँ पे ये है रथ, ये आपको पता है कि ये रथ है जो इस पे ये है, और ये घोड़ा जो उसे खींच रहा है, ठीक है। तो इसके काम में वो लाते थे, बहुत स्किल्ड थे, और इसे पालतू बना के ऐसे अपनी सवारी करते थे आने जाने के लिए। चैरियट्स इन द वैदिक पीरियड हैड स्पोक्ड व्हील्स विच आर लाइटर देन सॉलिड व्हील्स। स्टार्टिंग में क्या होता, व्हील्स ऐसे बनाया था तो पूरा ऐसा बहुत भारी था, लेकिन बाद में क्या किया इन्होंने, स्पोक्ड किया। स्पोक्ड मतलब कि बीच में एक ऐसे बड़े बड़े पट्टे से बांध दिया, मतलब कि
ज़्यादा पूरा भारी नहीं था, इस तरीके से किया, ठीक है। तो ऐसे किया, जैसे अभी हम देखते हैं साइकिल वगैरह का, तो भारी नहीं होती ज़्यादा। तो ये क्या हुआ, द हॉर्स ड्रॉन एंड स्पोक्ड व्हील चैरियट्स ऑफ द वैदिक पीरियड वर स्विफ्ट एंड स्पीडी। तो ये जो घोड़ा था उसको भी चलाने में बहुत इजी हुआ, और ये बहुत ही, इसकी जो गति थी, स्पीड था, वो बहुत ही तेज़ी से होने लगा कि भारी नहीं रहेगा ना, हल्की हो गई तो फटाक से चलता था, और घोड़े को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता था। ओके, अ चैरियट मतलब रथ है ये, देखिए। हॉर्स पावर इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग पावर। तो आपको पता है ना, हम लाइट के लिए यूज़ करते हैं कितना हॉर्स पावर वोल्ट है, कितना हॉर्स पावर इसका इलेक्ट्रिक के लिए हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हॉर्स पावर क्या है, बहुत ही स्पीड इसकी तेज़ है। देखिए इस तरीके से, द रेट एट विच वर्क इज़ डन बाय एन इंजन। तो ये क्या है, इतना हॉर्स पावर, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि इसे यूज़ करते हैं हम पावर के लिए यूज़ करते हैं। In this period, apart from agriculture, animals husbandry, several other occupation had also flourished। तो सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के अलावा, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पालतू बनाना, उनकी देख रेख करना, उनसे जो भी ज़रूरत की सामान है जैसे दूध दही घी लेना, उनके गोबर का यूज़ करना, इसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। मतलब एनिमल्स को पालतू बना के उसको जो भी उसकी चीज़ें यूज़ में लाना, उसे बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री, उसकी देख रेख करना। उसके अलावा क्या क्या काम था उनका, बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस थे जो फ्लोरिश मतलब उस टाइम पे डेवलप थे, बहुत अच्छे से वो काम होते थे। जैसे कि आर्टिसंस मीन्स क्या होता है, तो आर्टिसंस मीन्स होता है कि जैसे वो लोग एक तरीके से मूर्तिकार होता है ना आर्टिसंस, तो कारीगर हो गए, मूर्तिकार हो गए, या फिर जो पेंटर होते थे, बहुत मतलब अलग अलग फील्ड में आर्टिस्ट। एंड पीपल प्रैक्टिसिंग वेरियस ऑक्यूपेशंस वेर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोशल सिस्टम में जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती थी वो ऑक्यूपेशन बना लेते थे। जैसे कुछ लोग सब्जी उगाने लगे तो सब्जी बेचने लगे, कुछ लोग जैसे गाना गा के जाके कमाने लगे, गा के, कुछ लोग डांस करके कमाने लगे। तो जो सोशल सिस्टम के लिए ज़रूरी था वो उन लोगों ने अपना ऑक्यूपेशन बना लिया। दे फॉर्म्ड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस नोन एज शेरनीज और गिल्ड्स। तो इस तरीके से लोगों ने क्या किया, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और उसे किस नाम से जाना गया, शेरनीज या गिल्ड। गिल्ड मीन्स क्या होता है, तो गिल्ड मीन्स होता है कि इसे समाज, संघ, लोगों ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, संघ बना लिया, ठीक है, तो उसे गिल्ड कहते हैं। द हेड ऑफ द गिल्ड वॉज नोन एज ट्रस्टीज। और जो सपोज़ ये बना लिया, जैसे ये कि सिंगर्स का, जो म्यूजिशियन थे उनका अगर ये हो गया, तो इसमें जो उसका मेन होगा उसको बोला जाएगा ट्रस्टीज, श्रेष्ठ है उसमें से, वो सबसे हेड है। However, slowly the status of skilled artisans become secondary। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो स्टेटस था इनका, जो स्किल्ड आर्टिसंस थे, जो आर्टिस्ट थे, ये सेकेंडरी लेवल पे आने लगे, ठीक है। सेकेंडरी लेवल पे इनका जो एक कह सकते हैं जो कैटेगरी था वो धीरे धीरे नीचे गिर गया। हमें पता है ना कि जो डांसर होते हैं जो और वो होते हैं, धीरे धीरे उनका रेट गिर गया, मतलब कि उनको उतना इज्जत की नज़र से या बहुत ही ज़्यादा वो से नहीं देखते थे, धीरे धीरे उनको सेकेंडरी में ला दिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर 4 वर्णास। इस टाइम में वैदिक पीरियड में 4 वर्ण थे, ठीक है। आपको पता होगा इसके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये क्या जा रहा है, एक तरीके से जैसे हिंदुज़म कैसे आया, हिंदू धर्म कैसे आया, उसका बेस स्टार्ट हो रहा है। ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये हिंदुज़म का एक बेस स्टार्ट अभी बता रहा है। तो पहले क्या आया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब आया। फिर वर्ण वॉज डिटरमाइंड बाय द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। तो ये वर्ण है वो कैसे यूज़ किया, कब कैसे निश्चित किया जाता था, कैसे डिसाइड किया जाता था कि ये ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र है, तो उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। उनका ऑक्यूपेशन, जैसे ब्राह्मण अगर जो सिर्फ पढ़ाता है, टीचर है, ठीक है, जो पूजा पाठ कराता है, वो ब्राह्मण में आ गया। जो लड़ता है एक दूसरे के लिए या अपने खेत के लिए, अपनी जगह ज़मीन के लिए, दूसरों से, शत्रुओं से लड़ता है, वो क्षत्रिय हो गया। वैश्य जो लोग जैसे सामान मार्केट में मतलब कि कहते हैं कि मतलब कि क्रय विक्रय करने लगा, मतलब कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने लगा, चीज़ें बना के बेचने लगा, ठीक है, तो वो सब वैश्य में आ गए। शूद्र आ गए जो नीचे थोड़ा डाउन का मतलब का काम करते थे, डाउनवर्ड का काम करते थे, साफ़ सफाई का, रोड वगैरह का, ठीक है, तो वो लोगों को शूद्र नाम दे दिया गया। तो ये ऑक्यूपेशन पे बेस था, ठीक है। लेकिन इन द लेटर पीरियड धीरे धीरे जो वर्णास थे वो कैसे डिटरमाइन होने लगे, तो बेसिस ऑफ बर्थ के आधार पे वो डिटरमाइन हुए। जैसे कि ये ब्राह्मण का बेटा तो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा तो क्षत्रिय, वैश्य का बेटा तो वैश्य, और शूद्र का बेटा तो शूद्र। लेकिन पहले क्या था, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था, जो जैसा काम करेगा उसको वो वर्ण दे दिया जाता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे
आफ्टर मतलब बर्थ के बेसिस पे होने लगा। दिस सेव राइजेस टू कास्ट, ये जो हुआ ये किसे जन्म दिया, कास्ट को। जब बर्थ मतलब ये धीरे धीरे पहले वर्ण था, वर्ण से किस में आ गया, कास्ट में, कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा तो क्षत्रिय, और वैश्य का बेटा तो वैश्य, शूद्र का बेटा तो शूद्र। धीरे धीरे कास्ट में आने लगा, जैसे भी हम हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं, कास्ट अलग अलग, सरनेम अलग अलग कास्ट, ब्राह्मण तो अलग, क्षत्रिय तो अलग, अलग अलग कास्ट हो गए। द कास्ट सिस्टम लेड टू इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी, लेकिन ये जो कास्ट सिस्टम आया ना, इससे इनइक्वलिटी आ गई सोसाइटी में, असमानता आ गई, ठीक है। इनइक्वलिटी मतलब कि असमानता आ गई। जो लोअर लेवल के थे, जैसे वैश्य शूद्र को लोअर लेवल का समझा जाने लगा, तो ब्राह्मण को उच्च का, इस तरीके से धीरे धीरे कास्ट सिस्टम आ गया। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड कंटेन सर्टेन नोशंस अबाउट लीडिंग एन आइडियल लाइफ हैड बिकम वेल इस्टेब्लिश्ड। तो वैदिक पीरियड के दौरान कुछ नोशंस, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आए, धारणाएं आए, जो कि लोगों की जो लाइफ है, आइडियल लाइफ किस तरीके से इस्टेब्लिश होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आई कि कैसे लोगों की लाइफ होनी चाहिए, कैसे इस्टेब्लिश हुई लोगों की आइडियल लाइफ, वो कुछ ऐसी धारणाएं आई वैदिक पीरियड में। जैसे कि देयर वर 4 स्टेजेस ऑन 4 आश्रम मतलब कि 4 स्टेजेस भी आए, या 4 आश्रम। पहला क्या आश्रम है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम बर्थ टू डेथ क्या है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ द फर्स्ट आश्रम वॉज द ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। सो देयर वर 4 स्टेजेस और 4 आश्रम। फ्रॉम बर्थ टू डेथ द फर्स्ट आश्रम वॉज द ब्रह्मचर्य आश्रम और द पीरियड ऑफ स्टेइंग, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक 4 आश्रम बनाए गए। तो द पहला आश्रम क्या है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम। इसमें क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम, या फिर क्या है, पीरियड ऑफ स्टेइंग विद द गुरु टू लर्न फ्रॉम दिस। इसमें क्या है, गुरु के पास रहो, ठीक है, जैसे स्कूल का, जैसे भी स्कूल का टाइमिंग है, ब्रह्मचर्य आश्रम। स्कूल में जाते थे वो अपने गुरु के पास जाते थे, ठीक है, वहाँ जाते थे गुरु आश्रम में जाते थे, वहाँ उनसे सीखते थे, उनके पास रुकते थे कुछ टाइम तक। द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ब्रह्मचर्य आश्रम वॉज गृहस्थ आश्रम। जब बड़े हो जाते थे, ठीक है, जब 14-15 तक हो जाते थे, उसके बाद 15-16 तक, उसके बाद वो आ जाते थे गृहस्थ आश्रम, मतलब उनकी शादी वादी करके गृहस्थ आश्रम में आ जाते थे। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड अ मैन वुड कैरी आउट हिज ड्यूटीज़ टुवर्ड हिज फैमिली एंड सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ। इसमें उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता था, जो गृहस्थ आश्रम में आ जाता था, उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता था, ये उम्मीद रहती थी उससे, कि इसमें इंसान शादी हो जाती है उसमें, तो वो अपनी वाइफ के साथ क्या करेगा, जो भी समाज के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, जो कर्तव्य हैं, वो सारे इसमें निभाने हैं, ठीक है। द थर्ड स्टेज वॉज वानप्रस्थाश्रम व्हेन अ मैन वॉज। द थर्ड स्टेज क्या है, वानप्रस्थाश्रम। आपको याद रखना है, पहला स्टेज ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थाश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। Expected to detach himself from the household, retire to a solitary place and lead a very simple life। तो थर्ड स्टेज में क्या आ गया, यहाँ पे हमने देखा, ये देखिए, वानप्रस्थ आश्रम मतलब आश्रम में जाना, वन को चले जाना। तो अपने आप को सबसे डिटैच कर लेना, सबसे अलग थलग कर लेना, ठीक है। सॉलिटरी मीन्स क्या होता है, एकांत में, एकांत जगह पे, और लाइफ, सिंपल लाइफ जीना, ठीक है। घर को छोड़ देना, घर से रिटायरमेंट ले लेना, एक तरीके से डिटैच हो जाना, दूसरों से अलग थलग, डिटैच मीन्स अलग थलग, सॉलिटरी मीन्स एकांत प्लेस पे चले जाना, जो कि अपनी लाइफ को सिंपल तरीके से बितानी है, ठीक है। और फोर्थ स्टेज में क्या आ जाता है, संन्यास आश्रम। यहाँ पे संन्यास ले लेते हैं। एट दिस स्टेज द कन्वेंशन वॉज री अनाउंस और relations lead life in order to understand the meaning of human life and not stay in one place। संन्यास आश्रम में क्या है, जगह जगह पे जाके रुकने लगे, एक साधु की तरह सन्यासी बन गए, और क्या करने लगे, सबसे री अनाउंस कर देते हैं अपने रिलेशन वालों को कि अब मेरा किसी से कोई नाता नहीं है, ठीक है। सारी प्रथा से वो ये यहाँ पे बता देते हैं कि मेरा अब किसी से, मेरा रिश्तेदार कुछ नहीं है, अभी मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। और ह्यूमन लाइफ का क्या मीनिंग है, इंसान का क्या धर्म है, किस तरीके से इंसान क्यों है, क्या है इसका पूरा मिस्ट्री, क्या है रहस्य क्या है, तो ये सारी चीज़ समझने के लिए वो संन्यास ले लेते थे। और
वो समझ जाते थे कि एक प्लेस पे ज़्यादा टाइम तक नहीं ठहरना। सन्यासी को मतलब कि भटकने रहते हैं, अलग अलग तीर्थों की मतलब देखना ताकना, अलग अलग तीर्थ घूमना, ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं उनके रिलीजियस आइडियाज़ के जो धार्मिक विचार थे वो क्या थे। इन द रिलीजियस आइडियाज़ ऑफ द वैदिक पीरियड, फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज द सन, विंड, रेन, लाइटनिंग, स्टॉर्म एंड रिवर्स वर गिवन द फॉर्म ऑफ डेटीज़। दैट मीन्स कि जो धार्मिक जो भावनाएं थी, उनकी जो विचार था वैदिक पीरियड में, वो ये था कि नेचर को ही एक तरीके से भगवान मानना। जैसे हम आज भी सन को भगवान मानते हैं, हवा को पवन देव मानते हैं, बारिश को वरुण देव मानते हैं। ये मानते हैं कि ये वरुण देव हैं पानी में, और ये जो बारिश होती है उसे इंद्रदेव बारिश करते हैं। लाइटनिंग में भी भगवान है। स्टॉर्म जो तूफ़ान है वो भी एक तरीके की आपदा है, तो भगवान का कोप है। नदियाँ जैसे कि गंगा यमुना को हम माता कहते हैं, गंगा नदी, तो उनको पूजते हैं, उसमें नहाते हैं। तो ये सरस्वती नदी, इन सबको देवी मानते हैं हम। तो ये सब को इनको क्या माना गया, फॉर्म ऑफ डेटिटीज़, इनको भगवान का रूप माना गया एक तरीके से, ठीक है, कि ये इनकी वजह से हम जिंदा हैं। ये सब क्या है, भगवान का रूप हैं, इस तरीके से देवता के रूप हैं। वैदिक कंपोजिशंस प्रे देम टू बिकॉज लाइफ गिविंग फोर्सेस। तो ये लोग क्या करते थे, इन सब की प्रार्थना करते थे इन सब के लिए। अभी भी सूरज को जल चढ़ाते हैं तो प्रार्थना करते हैं ना, जो भी उनका श्लोक हम बोलते हैं और जो भी उनकी प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये है कि इनकी वजह से हमारी लाइफ है, इनकी वजह से चल रही है। अगर सूरज का प्रकाश ना मिले तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, पानी ना मिले तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। तो इसको भगवान का रूप माना गया। द वैदिक पीपल पुट ऑफरिंग इनटू द यज्ञ फायर टू प्लीज देम। तो यहाँ पे जो वैदिक पीपल थे, जो वैदिक सिविलाइजेशन के लोग थे, वो क्या करने लगे, यज्ञ करते थे, और उसमें जो फायर में क्या करते थे, मतलब कि उन्हें कुछ ऑफर करते थे, पुट ऑफरिंग इनटू द यज्ञ। तो यहाँ से उन्हें खुश करने के लिए यज्ञ करते थे वो, ठीक है। दीज हवन जो होता है, दीज ऑफरिंग वर कॉल्ड हव्य मीन्स कि वही हवन, जो हवन होता है। तो इसे क्या कहा जाता है, जो उन्हें ऑफ़र किया जाता है, वो जो हवन होता है उसे छोड़ा जाता है, उसमें धीरे धीरे घी छोड़ा जाता है, तो उसे बोला जाता है हव्य मीन्स कि हवन। यज्ञ इज़ द एक्ट ऑफ ऑफरिंग हव्य इनटू फायर। तो आग में इसे छोड़ना होता है धीरे धीरे हवन को। इनिशियली स्टार्टिंग में क्या था, द यज्ञ राइट्स वर सिंपल। पहले तो सिंपल था कि लोग भगवान की खुशी के लिए करते थे, ठीक है, भगवान को खुश करने के लिए कि हाँ वो हमें इतना कुछ दे रहे हैं तो हम भगवान को भी खुश रखें। लेटर ऑन द रूल्स ऑफ द यज्ञ बिकेम हार्डर एंड हार्ड। लेकिन धीरे धीरे जो यज्ञ के रूल्स थे वो धीरे धीरे कठिन होने लगे कि इतना करो भगवान को, ये सारी चीज़ें चढ़ानी ज़रूरी हैं, ये धीरे धीरे हार्ड होता गया। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीस्ट वेंट ऑन इंक्रीजिंग। तो जो प्रीस्ट, जो पुजारी थे, जो यज्ञ कराते थे, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बढ़ती गई। यहाँ पे देखिए यज्ञ कर रहे हैं ये साधु, जो ऋषि हैं, यज्ञ, ठीक है। पीपल इन द वैदिक पीरियड हैड थॉट अबाउट हाउ द नेचुरल फिनोमिना अकर। तो वो लोग सोचते थे, वैदिक पीरियड के जो लोग थे वो सोचते थे कि ये जो नेचुरल फिनोमिना है, जो सर्दी गर्मी बारिश मौसम सब आते हैं, वो कैसे होता है, इसके बारे में वो सोचते थे। और वो क्या करते थे, समर इज़ फॉलोड। समर के बाद क्या आता है, रेनी सीज़न। गर्मी जैसे बीतती है तो बारिश आ जाती है, फिर बारिश जैसे ही बीतती है ख़त्म होती है तो विंटर सीज़न आ जाता है। तो दिस इज़ अ रेगुलर साइकिल इन नेचर। तो ये क्या है, रेगुलर साइकिल है, ठीक है। ये आता है, फिर बारिश आई, बारिश के बाद ठंडी, ठंडी के बाद फिर बारिश आई, बारिश के बाद ठंडी, ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद फिर बारिश, फिर ये क्या है, सर्कल है, चलते रहता है, ठीक है। तो दिस इज़ अ रेगुलर साइकिल इन नेचर। द साइकिल इन नेचर एंड द लाइफ साइकिल दैट मूव्ड विद इट वर टर्म्ड बाय द वैदिक पीपल एज ऋता। तो इस साइकिल इन नेचर की इस साइकिल को लाइफ साइकिल को से उन्होंने जोड़ा, लाइफ साइकिल से जोड़ दिया कि ये इस तरीके से लाइफ साइकिल भी हमारी चलती है। तो वैदिक पीपल ने क्या बोल दिया, इसे ऋता मीन्स ऋतुएं, ऋतु मीन्स मौसम, सीजन, ठीक है, वेदर सीजन। ऋता मीन्स ऋतुएं होती है, तो उन्होंने अभी यहाँ पे ऋता लिखा हुआ है क्योंकि ऋतुएं को इंग्लिश में लिखा है ऋता। द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बींग्स इज़ अ पार्ट ऑफ द साइकिल इन नेचर। तो यहाँ पे जो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसान, वो सब क्या हैं, साइकिल इन नेचर। अगर साइकिल इन नेचर नहीं होगा तो इंसान जिंदा भी नहीं रह सकता, ठीक है। डिस्टर्बेंस इन द साइकिल ऑफ नेचर लीड्स टू कैलेमिटीज़। अगर डिस्टर्बेंस किया गया, साइकिल ऑफ नेचर से छेड़छाड़ किया गया, उसे डिस्टर्ब किया गया, तो आपदाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, तभी तो तूफ़ान बाढ़ आता है। अब जितना ज़्यादा पेड़ काटेंगे लोग उतना ज़्यादा सूखा पड़ेगा, ठीक है।
तो इस तरीके से कितनी प्रॉब्लम आती है। पोल्यूशन हो रहा है तो बारिश नहीं हो रही, बारिश हो अगर ठंडी बहुत पड़ेगी, ठंडी में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पोल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे अभी हम देखते हैं पोल्यूशन के बारे में। नोबडी शुड ब्रेक द लॉज ऑफ नेचर, तो इनका मानना था कि किसी को भी जो नेचर का लॉज है उसे तोड़ना नहीं चाहिए, इससे क्या होगी, कैलेमिटीज़ आएंगी। इट वॉज बिलीव दैट फॉलोइंग दिस रूल्स वॉज टू फॉलो धर्मा। और ये सारी जो इनकी धारणाएं तो जो इनके कॉन्सेप्ट थे, जो इन सब चीज़ों को भगवान मानना, उनकी पूजा करना, उन्हें इन सबको इनका जो लॉज है उसे तोड़ना नहीं है, और इस तरीके की जो सारी चीज़ें ये धीरे धीरे किस में आ गई, धर्म में। इससे धर्म हो गया, ठीक है। ये सब इनका धर्म हो गया कि इसे मत तोड़ो, पेड़ को मत काटो, सूर्य को जल दो। धीरे धीरे ये सब एक तरीके से धर्म बनता गया। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि अगर जो साइकिल है, जो नेचर साइकिल है, उसे अपसेट क्या कॉजेज़ हैं जिससे कि साइकिल ऑफ नेचर अपसेट होता है, क्या हमें करना चाहिए जिससे कि ये सब कुछ ना हो। इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हेन द स्कैंटी रेनफॉल, कभी कभी होती है ना कि क्या करोगे जब आपको बारिश होती है उस टाइम पे, तो पानी पीने के लिए आप क्या क्या करोगे, या फिर वो सारी चीज़ें दी गई हैं। पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं क्या है। इन द वैदिक पीरियड इच विलेज हैड अ हेड नोन एज ग्रामणी, तो वैदिक पीरियड में क्या होता था, हर गांव में एक क्या होता था, हर गांव का जो हेड होता था, हर गांव का हेड, एक गांव का हेड किस नाम से जाना जाता था, तो ग्रामणी। अ ग्रुप ऑफ विलेजेस फॉर्म्ड अ विश, और अगर कई सारे ये गांव हैं और सारे कई गांव हैं तो इन गांव को मिला के उनको क्या बोला जाता था, विश। और हु हेड वॉज कॉल्ड विशपति, और जो इतने सारे गांव को मिला के जो विश बना, विश का जो हेड हुआ उसे बोलेंगे विशपति, ठीक है। कई सारे गांव के ग्रुप को बोलेंगे विश, और उसे उसका जो हेड रहेगा उसे बोलेंगे विशपति। सेवरल विश फॉर्म्ड अ जना, तो कई सारे विश मिलके, कई सारे गांव मिले तो बना विश, ठीक है। और कई सारे विश मिलके मतलब और बहुत सारे गांव मिलके जना बनेगा, ठीक है। लेटर व्हेन द जना सेटल्ड इनटू अ स्पेसिफिक रीजन इट केम टू बी नोन एज जनपद। अब बहुत सारे गांव मिलके विश बने, विश बहुत सारे विश मिलके एक जना बने, ठीक है। तो अगर स्पेसिफिक जना, जैसे कि अब महाराष्ट्र को ही ले लीजिए, तो महाराष्ट्र क्या हुआ, जना बना और एक स्पेसिफिक रीजन में बना, ठीक है, एक साइड में। पूरा एक जितना भाग है पूरा इस भारत का, एक भाग पे पूरा एक ही लोग, एक ही इंसान का मतलब कह सकते हैं कि एक ही सिविलाइजेशन का हुआ, एक ही सारे उसमें जो गांव है उसका विशपति, और उस सारे गांव का जो हैंडल करता है, तो उसे बोलेंगे क्या, हम यहाँ पे जन से जनपद बन गया, ठीक है। जन सेटल इनटू अ स्पेसिफिक रीजन, एक क्षेत्र में अगर स्पेसिफिक रीजन में पूरा जना सेटल हो गया तो उससे बोला जाता था जनपद, जनपद हो गया वो, ठीक है। एक स्पेसिफिक रीजन में पूरा इस तरीके से अगर इतना सारा गांव, विश और ये सारा मिलके एक बन गए तो इसे बोल दिया गया जनपद। और द हेड ऑफ द जना वाज नोन एज नृप और राजा, तो उस क्षेत्र का जो रहता था वो राजा बन जाता था, उस क्षेत्र का जो हेड रहेगा वो नृप, उस टाइम में नृप बोला जाता था। नृप संस्कृत वर्ड है, राजा हिंदी वर्ड है, और किंग संस्कृत वर्ड है, तो किंग हो जाता था वो क्षेत्र का, ठीक है। महाराष्ट्र का, जैसे महाराष्ट्र का बहुत इतना बड़ा महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का जो हो गया वो हो गया किंग, ठीक है। और वहाँ का जो भी यूपी का, पंजाब का, आपका दिल्ली का, अभी कैसे अलग अलग क्षेत्र हो गए, तो वहाँ का अलग अलग राजा हो, कश्मीर का अलग ही राजा थे, ठीक है। तो इस तरीके से एक अलग क्षेत्र का जो बन गया, तो बड़ा सा क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया, तो वो जनपद हो गया, गांव से भी ज़्यादा हो गया। गांव विश, बहुत सारे गांव मिलके विश बने, विश से बहुत सारे मिलके जना बने, जना को ही बाद में क्या बन गया, जनपद, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ का जो हेड होगा वो राजा होगा। तो राजा की क्या ड्यूटी है, द मेन ड्यूटीज़ ऑफ द किंग वर टू प्रोटेक्ट द पीपल, वो लोगों की रक्षा करेगा दूसरे दुश्मनों से, और जो भी खाने पीने के लिए दिक्कत होगी वो उसे खाने पीने के लिए देगा। कलेक्ट टैक्सेस एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली, वो लोगों से टैक्स लेगा, टैक्स कर, पहले के ज़माने में कर होता था, टैक्स लेगा लोगों से, जो किसान खेती करते थे उस पर कुछ टैक्स लेगा, जो किसी का व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है, उस पर लेगा टैक्स, और क्या करता था, अपना शासन इफेक्टिवली चलाता था। अभी भी तो कर लेते हैं, टैक्स लेते हैं, हम देखते हैं, हम टैक्स देते हैं हर चीज़ पे। इन ऑर्डर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली, और अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन शासन चलता रहे स्मूथली, तो द किंग अपॉइंटेड वेरियस ऑफिसर्स, तो क्या करते थे, जो राजा रहते थे बहुत सारे ऑफिसर को वो अपॉइंट करते थे। जैसे अभी भी हम देखते हैं प्रधानमंत्री अकेले समझ लीजिए कि पूरे इंडिया के राजा हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, अलग अलग स्टेट के लिए उन्होंने क्या अपॉइंट किया, उन्होंने मतलब क्या पॉइंट है, तो आप इस तरीके से देखिए कि स्टेट के, अपने महाराष्ट्र के अभी जो एक चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अलग अलग यहाँ पे ऑफिसर किए हैं, जैसे कि
हमें पता है जो पुलिस का ऑफिसर है वो कोई अलग है, ओके, जो म्यूनसिपालिटीज़ का ऑफिसर है वो अलग है, कलेक्टर जो है वो अलग है। तो इस तरीके से वहाँ पे भी अलग अलग होते हैं। जैसे उन्होंने क्या किया, राजा ने किसको किसको यहाँ पे अपॉइंट करते थे, पुरोहित जो होते थे, जो पूजा पाठ कराते थे, जो प्रीस्ट होते थे, पुजारी होते थे। सेनापति जो चीफ आर्मी का होता था, आर्मी का जो चीफ होता था, चीफ ऑफिसर, उसको सेनापति बना दिया, सेना का पूरा वो देखता था सेनापति, ठीक है, कैसे सेना को हैंडल करना है, सेना को क्या सिखाना है। हमारे में अभी जैसे मिलिट्री है तो मिलिट्री को भी तो अपॉइंट किया है ना प्रधानमंत्री ने, अपने देश का जो गवर्नमेंट है उसने भी तो सेनापति नियुक्त किया है ना, अपॉइंट किया है। इसी तरीके से द ऑफिसर हु कलेक्टेड द टैक्सेस वाज नोन एज भागदूग। दैट मीन्स कि जो ऑफिसर कलेक्ट करता था टैक्स लोगों से, उसको क्या बोला जाता था, भागदूग। भाग मीन्स क्या, शेयर, अपना भाग। कुछ अगर आपके खेती में सपोज़ कि इतना अनाज हुआ है, सपोज़ कि इतना अनाज आपका हुआ है, तो इसमें से ये जो वाला भाग है ये कौन ले लेगा, ये भाग, इसमें का इतना भाग शेयर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो इसे ये बोला ना भाग। प्रोड्यूस, द पर्सन कलेक्टेड द किंग्स शेयर ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ अ जना वॉज कॉल्ड भागदूग। तो जो कलेक्ट करता था किंग का शेयर, जो मतलब कि जो पर्सन किंग का शेयर इस तरीके से कलेक्ट करते थे तो उन्हें बोला जाता था प्रोड्यूस ऑफ अ जना वॉज कॉल्ड भागदूग, उन्हें भागदूग बोला था। देयर वर 4 इंस्टीट्यूशंस हु गाइडेड द किंग। तो यहाँ पे 4 इंस्टीट्यूशन थे जो राजा को गाइड करते थे। पहला सभा, समिति, विधत एंड जना। तो ये 4 चीज़ें थी जो कि राजा को गाइड करती थी कि कब सभा बुलाई जाए तो उनसे भी उनका भी डिसीजन लिया जाता था, उनका भी ओपिनियन लिया जाता था, समिति का भी ओपिनियन, विधत का भी ओपिनियन, जना का भी ओपिनियन, ठीक है। द पीपल ऑफ द स्टेट पार्टिसिपेटेड इन देयर वर्किंग। तो पीपल जो लोग थे उनके भी काम क्या थे, वो भी पार्टिसिपेट थे, बांटे गए थे जो भी थे। वीमेन टू पार्टिसिपेटेड इन द वर्किंग ऑफ सभा और विधत जो हमने देखा उसमें वीमेन भी पार्टिसिपेट करती थी। द सभा कंसिस्टेड ऑफ सीनियर सिटीजन्स। तो जो सभा रहती थी उसमें सीनियर सिटीजन लोग ही पार्टिसिपेट करते थे। जबकि स्टेट वेयरएज समिति वॉज अ जनरल बॉडी ऑफ द पीपल। समिति में कौन होता था, जनरल बॉडी, जो लोग थे वही लोग इसमें आ जाते थे, ठीक है। जनरल बॉडी लोग जो भी रहते थे, कोई भी रहे, इसमें ऐसा नहीं कि सीनियर सिटीज़न ही आएंगे। जो जनरल बॉडी उनके सभा के जो लोग रहते थे, बाहर के भी जो लोग रहते थे, गांव के भी जो लोग रहते थे, वो भी। लेटर ऑन इन द वैदिक थॉट स्मृति एंड पुराण्स वर कंपोज्ड। वैदिक थॉट, जब वेद पुराण आ गए, ये सब वेद जब आ गए, ठीक है, और वो जो हमने पढ़ा अरण्यक जो था, ब्राह्मणास थे, उपनिषद, ये सब आ गए, उसके बाद क्या आया, स्मृति और पुराण भी कंपोज किए गए, लिखे गए वैदिक पीरियड में ही। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम द रिलीजियस स्ट्रीम बेस्ड ऑन द। तो धीरे धीरे टाइम के हिसाब से जो रिलीजियस स्ट्रीम था, जो धार्मिक भावनाएं थी, जो धार्मिक धारा थी, बेस्ड ऑन द वेदास, स्मृति, पुराणास एंड लोकल ट्रेडिशन। ये किस पे लोग जीने लगे, वेद को फॉलो करने लगे लोग, स्मृतियों को, जैसे मनुस्मृति है तो उसको फॉलो करने लगे, पुराण जो है जैसे गरुड़ पुराण है, विष्णु पुराण है, कई सारे पुराण है, उसको फॉलो करने लगे लोग। लोकल ट्रेडिशंस जो उनके में प्रथाएं थी पुरानी जो चलती आ रही है शुरू से, उसको वो लोग फॉलो करने लगे। और धीरे धीरे यही चीज़ों को क्या बोला गया है, हिंदुइज़्म। मैंने आपको बताया कि जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है ये लास्ट में जाके हिंदुइज़्म पे ख़त्म होगा। तो ये सब हिंदुइज़्म का सब हमने देखा पुरानी चीज़ें थी, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ वैदिक पीरियड से, अलॉन्ग विद द वैदिक स्ट्रीम। तो वैदिक स्ट्रीम के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस ट्रेंड्स और आए, जैसे कि डिफरेंट पोजीशन फ्रॉम द वैदिक वन रिगार्डिंग यजना राइट्स एंड द वर्णा सिस्टम। वर्णा सिस्टम तो आए ही, यजना भी आए, यज्ञ भी आया, और अलग अलग रिलीजियस ट्रेंड जैसे जैन धर्म, बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म और यहूदी धर्म, मुस्लिम धर्म, ये भी धीरे धीरे करके बहुत सारे आए, ठीक है, इंडिया में। रिगार्डिंग वी विल लर्न मोर अबाउट देम इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे लेसन 5 में रिलीजियस ट्रेंड्स इन एंशिएंट। तो इसमें कोई भी आपको डाउट हो ज़रूर पूछ लेना, और आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।